जम्मू में कल एक बहुत बड़ा फंक्शन जो है वो आयोजित होता हुआ दिखा बागे बहू के अंदर, और कई जो नाम और चेहरे हैं वहाँ पर पहुँचे जिन्होंने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और वहाँ पर शोभा बढ़ाई। उस फंक्शन में कल्चरल प्रोग्राम्स कई हुए, खासकर डोगरा कल्चर को रिफ्लेक्ट किया गया और डोगरा कल्चर को किस तरह से आगे जो है वो बरकरार रखा जाए उस पर भी गौर व फिक्र वहाँ पर की गई। सबसे बेस्ट और जो अहम भूमिका वहाँ पर निभाई वो परफॉर्मर्स एनजीओ ने निभाई, और वहाँ पर इस एनजीओ द्वारा जो है वो एक कैलेंडर भी जो है वो लॉन्च किया गया। परफॉर्मर्स एनजीओ की तरफ से हमारे साथ बात करने के लिए मैडम ऊर्जा है। इन्होंने कई जगहों पर इस किस्म के प्रोग्राम किए और ख़ासकर डोगरा कल्चर को एक बार फिर से ज़िंदा करने के लिए, डोगरा कल्चर लुप्त न हो जाए और उसकी जो शोभा है वो बरकरार है, उसके लिए इन्होंने कई जगहों पर कई प्रयास किए हैं जो अभी भी जारी है, और आने वाले समय में और भी बहुत कुछ जो है वो डोगरा कल्चर को ज़िंदा रखने के लिए जो है वो परफॉर्मेंस एनजीओ वक्तन फ़क्तन अपने कुछ कारनामे दिखाने वाली है। फ़िलहाल के लिए अगर हम बात करें तो कल ये बड़ा भव्य प्रोग्राम हुआ जिस पर परफॉर्मर्स एनजीओ ने कैलेंडर भी जो है वो लॉन्च किया, और साथ ही साथ डोगरा कल्चर किस तरह जो है वो लोगों तक उसी तरस पर पहुँचे जिस तरह पर डोगरा कल्चर पहले जो है वो ज़िंदा था, उस पर जो है वो काफ़ी गौर व फिक्र वहाँ पर की गई। और सबसे बढ़िया बात जो मैं पहले भी कह चुका हूँ, कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा वहाँ पर जो है वो मौजूद थे, और ऐसे में ये प्रोग्राम कितना अहम है, ये अहमियत जो है वो वहाँ पर और ज़्यादा बढ़ गई। फ़िलहाल के लिए मैं बात करता हूँ यहाँ पर मैडम ऊर्जा से। फंक्शंस आपने बहुत पहले से किए हैं, आपने फ़िल्मों को प्रमोट करने के लिए कई फंक्शंस किए, कल्चर्स को प्रमोट करने के लिए कई फंक्शंस किए, आप अभी भी जो है वो कई प्रयास जो है वो कर रही है। लेकिन जिस लेवल पर आप जो है वो इसको आगे लेना चाहती है, जिस तरस पर आप इसको जो है वो दूर तक पहुंचाना चाहती है, इसको एम्पलीफाई करना चाहती है आप, उतना रिस्पांस जो है वो लोगों से आपको मिलता है? प्रयास कितने सफल हो रहे हैं आपके? सबसे पहले तो नासिर जी, आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरे जो भी विचार हैं वो आपके चैनल के माध्यम से आपके व्यूअर्स तक जाएंगे। सबसे पहले तो जो कल एक पहला ऐसा डोगरा कैलेंडर डोगरी लैंग्वेज में, जो सिर्फ डोगरी देवनागरी में नहीं, जिसमें टाकरी के शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया। जिस तरह से उर्दू हमारी ज़िंदा है, लेकिन कहीं ना कहीं टाकरी मतलब पता भी नहीं होगा आज की जनरेशन को, और अगर हमने खुद भी उसको पढ़ना हो तो हम नहीं पढ़ सकते, हालांकि हम देवनागरी को पढ़ सकते हैं। तो इस कैलेंडर का जो एक टैग था वो यही था कि साडा लाबा साड़ी पहचान। जिस तरह से हम लोग कल्चरल सोशल एक्टिविस्ट हैं, या मैं खुद भी जैसे कलाकार रही हूँ या इनफैक्ट हूँ अभी, तो हम लोगों का क्या रहता है कि जो हमारा अपना रिच कल्चर है, कम से कम हम उन रूट्स को ज़िंदा रखें, कम से कम हम उन्हें मरने ना दें, कम से कम अपना एक, मैं यही जो आपने एक वर्ड पहले किया ना कि मैं प्रयास करते रहती हूँ, मैं ये जो कल भी मैंने किया ये भी एक प्रयास था। लेकिन दिक्कतें आती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आती हैं, क्योंकि आपकी जब सोच और विज़न बहुत सारी लोगों से अलग हो जाए, क्योंकि हम डोगरी माँ बोली की बात करते हैं, हम डोगरी में गीत गाते हैं, हम डोगरी में गीत लिखते हैं, बनाते हैं, अभी धीरे धीरे बढ़ भी रहे हैं, लेकिन फिर भी रेशो बड़ा कम है। अगर उसकी बात कोई करेगा, या तो हमारे खुद के राइटर्स होंगे, या हमारे सिंगर्स होंगे, या वो चुनिंदा लोग होंगे जो माँ बोली से प्यार करते हैं या बात करते हैं। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं जो हमारी जनरेशन है, या हमारे उम्र के भी जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इससे पिछड़े ही हुए हैं। अभी तक धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहे हैं, चाहे वो म्यूज़िक के तौर पे एक्सेप्ट करें। आप देखिए कहाँ है हमारी डोगरी कॉलेज या कहीं पे पहले कितना डोगरी का होता था, और आज हम जिस तरह से ये करते आ रहे हैं तो एक प्रयास है। लेकिन जिनका ये कल्चर है वही जो है वो ये नहीं जानते हैं कि उनका कल्चर क्या है और वो किस कौम से जो है वो ताल्लुक़ रखते हैं, यानी अपने ही लोगों में कल्चर को पहले आप जो है वो वापस इंट्रोड्यूस कर रही हैं। जी हाँ, वो एक प्रयास इसलिए ज़रूरी है। देखिए, हम हर बार बोलते हैं, जो माँ बोली से प्यार करते हैं, माँ बोली का जो समझते हैं कि वो हमारी पहचान है, हम हर बार बोलते हैं कि डोगरी माँ बोली जो है वो घर से स्टार्ट होनी चाहिए। अभी मैं इंटरव्यू दे रही हूँ, बहुत सारे लोग बोलेंगे डोगरी की बात करें, लेकिन इंटरव्यू डोगरी च नहीं बोला दे, आपको तो हिंदी च बोला दे। हिंदी च इस करिए बोला कर दी मैं, ताकि जिन्ने भी व्यूवर न सारे डोगरी समझने वाले नहीं हैं, और मैं जो बोलना चाह रही हूँ शायद वो सब लोग समझ सकें।
है ना। तो लेकिन जहाँ बात रही डोगरी की, इंट्रोडक्शन क्या होती थी ना, पहले हम स्कूल में हिंदी इंग्लिश ये सब सीख लेते थे, तो घर में हमारे पेरेंट्स डोगरी बोलते थे, या हमारे जो पेरेंट्स होते थे वो डोगरी बोलते थे, तो हमें समझ में आ जाता था कि कुछ तो है ये लैंग्वेज। आज क्या हो गया है, आज आप घर में भी डोगरी बोलेंगे ना, तो जो पेरेंट्स होंगे वो बच्चों को मना करेंगे डोगरी नहीं बोलनी, है ना, कि शर्म आती है डोगरी नहीं बोलनी। तो वही चीज़ को हम रिवाइव कर रहे हैं। आज बहुत सारे ऐसे घर हैं कि हमारे प्रयास से वो कहीं ना कहीं मोटिवेट हो रहे हैं, और उनको लग रहा है कि बच्चों को कम से कम अपनी भाषा तो आनी चाहिए। और कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेके जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सरकार है, वो भी समझती है कि दायित्व सिर्फ सोशल एक्टिविस्ट या सिर्फ कलाकारों का नहीं है, ये दायित्व सबका है, क्योंकि माँ बोली सबकी है। देखो, अगर हम डोगराज हैं, वी आर डोगराज। डोगरा का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हिंदू, डोगरा का मतलब है जो भी जम्मू की इस धरती पर हैं, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हैं, वो डोगरा ही है सब, और सबकी अपनी अपनी ज़ुबान है ना। जैसे अब उर्दू तो अभी तक नहीं ख़त्म हुई, पंजाबी अभी तक ख़त्म नहीं हुई, तो फिर डोगरी बोलने में शर्म क्यों। लेकिन मुझे अच्छा लगता है जब हम प्रयास करते हैं। मैंने एक बार डोगरी लाइव किया था, तो मुझे बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कॉल्स आई कि हमें बताओ ये डोगरी का हम बोर्ड लगाना चाहते हैं बाहर, तो ये कहाँ से प्रिंट होगी। तो हम भी जब ये प्रयास करते हैं तो हमें भी हर एक से लेना पड़ता है। जैसे इसमें पद्मश्री मोहन सिंह सलाथिया जी ने बहुत हमें समझाया, मतलब बताया लिखारी के लिए। हमारे राइटर रणधीर सिंह रायपुरिया जी हैं, फिर उन्होंने बताया, क्योंकि राइटिंग्स का इसमें मैंने एक स्लॉट रखा है कि हमारे जितने भी डोगरा राइटर्स हैं उनकी सोच कहीं ना कहीं वहाँ दर्शाई जाए, उनके वो वर्ड्स वहाँ आएँ। इसलिए इसमें हमने टूरिज़्म ने जैसे वो हेल्प करी, हमें सपोर्ट करा, तो उनके टूरिस्ट प्लेसेस हमने दिखाए। अपना जो हमारा पहचान है, लिबास है, ठीक है हम लोग मॉडर्न है, मैं भी हर तरह के ड्रेसेस पहनती हूँ, लेकिन हमारे जो अपना रूट्स हैं हमें वो नहीं छोड़ना चाहिए। तो हमारा जो डोगरा एक कल्चर होता था कि शादी ब्याह में कम से कम तो वो पहना ही जाता था, तो कहीं ना कहीं वो भी हम रिवाइव कर रहे हैं। मैं हमेशा जब वेस्टर्न भी हम लोग कोई पेजेंट, आप प्रयासों की बात कर रही है कि किस किस तरह से आप जो है वो इसको दोबारा से प्रमोट कर रही है। मैं पीछे आऊँगा, आपने टाकरी का नाम लिया था। टाकरी के बारे में आपने कहा कि एक ऐसी लुप्त भाषा है जो देवनागरी और डोगरी से मिलकर जो है वो बनी हुई है, और आज उसको वो जो शायद पढ़ने वाले बोलने वाले तो कहीं हो ही नहीं। पहले व्यूवर्स को ये बताइए टाकरी होती क्या है, और ये कब से जो है वो लुप्त होना शुरू हुई है, और आप आज कितने लोग बोलते होंगे ये बात? देखिए, टाकरी है तो हमारी डोगरी ही भाषा, मतलब जियां हूँ इसलिए मैं डोगरी च गल करा करदी हाँ, है यही है। लेकिन बेसिकली जैसे आप उर्दू भी बोलते हैं वर्बली तो समझ में आता है, लेकिन उर्दू लिखेंगे तो किसी किसी को समझ आएगा। ऐसे ही जब हम डोगरी बोलते हैं तो समझ आता है, लेकिन जब हम डोगरी को लिखेंगे, जो प्योर डोगरी है जैसे आपकी उर्दू, वैसे ही ये लिपि है। और ये लिपि आज से नहीं है, राजा महाराजाओं उस टाइम की लिपि है। धीरे धीरे ये देवनागरी तक आई, लेकिन देवनागरी के आने तक ये ख़त्म होती गई। अब हम, क्योंकि मैं आपको बड़ा एक सरप्राइजली बताती हूँ कि टाकरी भी यहाँ पे कितने सारे ऐसे लोग होंगे जिनको नहीं आती है, क्योंकि प्रिंटिंग में नहीं है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से उस व्यूवर का, मतलब या उस पोर्टर का मुझे अभी तक नाम नहीं पता है, लेकिन जब भी मैंने उन्हें कुछ भी ट्रांसलेट दिया है, उन्होंने अपने मतलब इमीडिएट हमें व्हाट्सएप पे टाकरी का ये जो जितना भी है सारा उन्होंने भेजा है, और उनको बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ। वो बिहाइंड द कैमरा रहकर, मतलब फ्रंट नहीं आना चाहते, बिहाइंड द कैमरा रह के ही उन्होंने हमें ये सारा सपोर्ट किया इस लैंग्वेज को। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है कि हर कोई कुछ अलग तो करना चाहता है। तो इसी तरह से जो टाकरी लैंग्वेज है उसका अपना एक अलग से जो है वो ओरिजिन है, अदर देन अगर हम संस्कृत वगैरह, क्योंकि मैक्सिमम भाषाएं संस्कृत से निकली हुई है, तो टाकरी का भी संस्कृति और ओरिजिन? जी बिल्कुल संस्कृत का होगा। मैं आपको बता रही हूँ ना, मेरा भी ये प्रयास है, मुझे भी इसके ऊपर सर्च करना है, सब कुछ करना है, क्योंकि देखा जाए तो मेरा भी ये प्रयास है। लेकिन अब उसमें ये चीज़ हो जाती है कि जैसे हमने ये शुरुआत की है, ऐसे बहुत सारे राइटर्स होंगे, बहुत सारे लिखारी होंगे जो अब इसमें और वर्क करेंगे, बहुत सारे ऐसे प्रिंटर्स होंगे। क्योंकि जब मैंने भी कैलेंडर प्रिंट कराना था ना, टाकरी तो एक साइड छोड़िए, देवनागरी की भी प्रिंटिंग बड़े कम लोगों के पास है, तो एक एक चीज़ भेजनी पड़ रही थी। तो ये बड़ा खूबसूरती के साथ ये इसको डिज़ाइन को बनाया गया। हमारे बंटी शेखर जी हैं, इंडियन कार्टूनिस्ट के नाम से वो बड़े फेमस हैं, तो उन्होंने ही इसको डिज़ाइन किया है। तो ऐसे ही पूरी तरह से पूरी टीम जुड़ी मेकअप के लिए, मतलब जिया मेकओवर। और जो हमारे जैसे हमने जो लिबास पहना है
वो अलग अलग तरह से दर्शाया गया, क्योंकि हर एक पैटर्न अलग अलग तरीके से होता है। तो उसमें भी जैसे सुलझे धागे हैं, शी वर्ल्ड्स है, यूनिक स्टाइल्स हैं, इन सब ने अपना एक विज़न बताया कि इसको हम किस तरह से पहन सकते हैं। मतलब क्या होता था ना, पहले बड़े हैवी सूट्स बन जाते थे, वो पर्टिकुलर शादी में ही पहने जा सकते थे, लेकिन अभी हम इसको थोड़ा सा फ्यूजन दे रहे हैं टच की, कहीं ना कहीं डोगरा लुप्त ना हो और मॉडर्न और डोगरा ये जो कल्चर है ये कहीं ना कहीं नई जनरेशन जो है वो पहनने में शर्म ना करे। तो वही एक प्रयास था जिसे लेकर हम चले, और होना तो ये जान में चाहिए था, लेकिन जब आप कुछ नया करते हैं ना तो आपको वो मुश्किलें आती हैं, टाइम लेती है ये चीज़ें सामने आने में, लेकिन जब आती है तो फिर ऐसे आती है कि भूलना नहीं चाहेगा कोई। नहीं, कोई नहीं भूलना चाहेगा। मैं आपको बताऊं, बेसिकली इस कैलेंडर को सीएम सर खुद लॉन्च करने वाले थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी वजह से वो टाइम नहीं दे पाए, और आई एम वेरी ग्लैड एंड वेरी थैंकफुल टू सतीश शर्मा जी, कैबिनेट मिनिस्टर, कि उन्होंने जब ये देखी चीज़ कि मैं क्या बना रही हूँ, इसके पीछे विज़न है, और मतलब उनको लगा कि नहीं, इमीडिएट उन्होंने बोला कि नहीं, आप मुझे बताएं कि मुझे कब आना है, मुझे कब इसको लॉन्च करना है, कब ये जो आपने मतलब पूरा अपना विज़न इसमें बताया, माँ बोली की बात है, हमारे टूरिस्ट प्लेसेस की बात है, हमारे लिबास की बात है, तो वो पीछे नहीं हटे। और इसीलिए ऑन द स्पॉट मुझे भी इमरजेंसी में बहुत सारे लोग नाराज़ हैं कि मैं बुला नहीं पाई, लेकिन फिर भी मुझे मीडिया का बहुत प्यार मिला, वहाँ सारी मीडिया आई थी और जितने भी गेस्ट वहाँ डिग्निटरीज आई थी उन सबका बहुत सपोर्ट और प्यार मिला। इसमें मेरे अपने जिन्होंने मुझे इस चीज़ को नया, जैसे मैं अगर मुल्क राज्य की बात करूं, मैं ऐसा नहीं है कि उन्हें प्रमोट कर रही हूं, लेकिन मैं सिर्फ एक भाषा की बात कर रही हूं कि अंकुर सूरी जी को लगा कि ये कुछ नया है और हमें इसका सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, दीपक हांडा जी को लगा कि हमें इसका सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, तो सबने अपना थोड़ा थोड़ा योगदान जो है वो दिया, तभी एक पूरा एक कैलेंडर जो है वो सबके सामने आ सका। सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा, अगर कोई लैंग्वेज लुप्त होती है तो रीज़न उसका ये रहता है कि उसके बोलने वाले जो है वो नहीं रहे, या फिर कोई और वजूहत भी रहती है, लेकिन जब डोगरों का शुरू से एक अच्छा इन्फ्लुएंस रहा है एक रीजन पे, हुकूमत रही है डोगरों की महाराजाओं के दौर में भी, उसके दौर में भी, आज भी बहुत सारी संख्या डोगरों की, सेंटर में भी कुछ लोग हैं और जम्मू कश्मीर के विधानसभा में भी बहुत सारे लोग जो है वो असेंबली में हैं, तो क्या रीज़न रहे होंगे जिसकी वजह से खुद अपने ही लोग अपने ही इस लैंग्वेज को जो है वो छोड़ रहे? क्या कोई ऐसा फैक्टर सामने है कि लोगों को शर्म महसूस हो रही है इसको पढ़ने में, या कहीं ना कहीं स्कोप नहीं है, फ्यूचर नहीं है? लोग आजकल फ्यूचर नौकरी वगैरह जिसमें देखेंगे उसी लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं। इंग्लिश इसलिए ज़्यादा राइज है क्योंकि सारा कुछ इंग्लिश में है। तो क्या रीज़न आपकी तरफ से, क्या आपके विचार क्या इस रीज़न क्या रहा होगा? देखिए, ये रीज़न नहीं, आपके सवाल में ही आपके जवाब थे, और ये दोनों ही चीज़ें थी। पहला तो ये है कि डोगरी के लेक्चरर्स नहीं हैं, डोगरी जो पढ़ाई जाती थी, जो एक एडिशनल सब्जेक्ट भी हुआ करता था, डोगरी रख लें या उर्दू रख लें, तो डोगरी में वो भी बहुत कम हो गया, जॉब्स भी इसमें नहीं निकल रही हैं, और दूसरा शर्म भी आने लगी, मॉडर्नाइजेशन होने लगी, ईयर्स बदलने शुरू हो गए, लोगों की सोच, लोगों का विज़न वेस्टर्नाइजेशन की तरफ ज़्यादा आने लगे, तो कहीं ना कहीं लोगों को शर्म आने लगी। अगर आज किसी के घर में कोई बहू आती है, वो पहले ही हिंदी बोल के आएगी, वो डोगरी तक खुद ही नहीं पहुंचेगी तो वो बच्चे को क्या पहुंचाएगी। आज हमारे बहुत सारे यंगर आर्टिस्ट हैं जो सामने आते हैं और मैं उनको बोलती हूँ कि आप डोगरी में बात करो, अब वो कहीं थोड़ा सीख रहे हैं। और छोटे बच्चे, वो पेरेंट्स, अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो डोगरी बोलते हैं। हमारे बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं राहुल खत्री जी, उनके दोनों बच्चे बहुत अच्छा डोगरी बोलते हैं, उनको तो बेटा फैबुलस है डोगरी में। उनको भी प्रेरणा दी होगी किसी ने कि आप डोगरी बुलवाओ तभी? नहीं, वो खुद भी डोगरी बोलते हैं, और मतलब उनका छोटा बेटा जो है वो भी बहुत अच्छी डोगरी बोलता है, और धीरे धीरे क्योंकि वो खुद मीडिया से जुड़े हैं तो उनको पता है कि जब हम किसी से सवाल करेंगे तो सवाल कई बार अपनी तरफ भी आ जाते हैं, तो हर एक इंसान का अपना दायित्व है। तो उसी तरह से आजकल पेरेंट्स जो हैं, मैं कहती हूँ अगर किसी के भी ब्लेसिंग्स हैं ग्रैंड पेरेंट्स की, अपने बच्चों को बोलो ग्रैंड पेरेंट्स के पास, चाहे वो 5 मिनट बैठें, 10 मिनट बैठें, आई स्वेयर वो कुछ ना कुछ लेके आएंगे, खजाना गंवाएंगे कुछ नहीं, वो लेकर ही आएंगे। तो ये एक अपने में बहुत बड़ी बात है। तो फिलहाल मैं आपके इस कैलेंडर की तरफ आता हूँ दोबारा। इस कैलेंडर की खासियत बताएं, क्या कुछ कैलेंडर है, ज़रा दिखाएंगे व्यूअर्स को? डोगरा कैलेंडर ऐसे तो बना भी होगा, मैं नहीं कहती, लेकिन ये जम्मू कश्मीर का पहला ऐसा कैलेंडर है जिसमें
हमारी एनजीओ की तरफ से ही ये बनाया गया, जिसमें टाकरी भी है। और आपको हंसी वाली बात बताऊं, जब मैंने कैलेंडर प्रिंटिंग के लिए दिया तो मुझे प्रिंटर का वहाँ से कॉल आता है, मैम बाय मिस्टेक आपने ना बंगाली लिख दी है। तो मैं ये दिखने में जो है वो कुछ बंगाली जैसे लगती है, हिंदी का तो कोई इसका लेना देना नहीं। तो मैंने कहा ये बंगाली नहीं है भाई, ये हमारी टाकरी लैंग्वेज है। अगर आज मुझे समझ आई है तो इसे देख के 10 भी अगर समझ गए तो मैं समझूंगा मेरा प्रयास जो है वो सफल हो गया। तो उसके बाद ये हमारी देवनागरी है, ये सिंबल ऑफ हमारा डोगरा है, जहाँ शेर और बकरी ने साथ में पानी पिया था। ये दर्शाता है कि डोगरास कैसे मतलब थे और हैं। और इसके बाद ये हमारा पूरा लिबास जिसकी मैं बात कर रही थी, ये हमारा जो साफ़ा पहना है अपना, कुर्ता पजामा, ये हमारा डोगरी सूट पजामा पूरा ऐसे वेयर किया हुआ। जो ऊर्जा जी, ये लिबास ऐसा क्यों बना है, मतलब डोगरों ने क्यों इस किस्म का लिबास जो है पहना? गर्म इलाका है, आप देख रहे हैं इन्होंने सर पे भी जो है वो कुछ पहना हुआ है, पगड़ी, और ये लिबास भी बड़ा गर्म लगता है। ये लिबास की क्या, इसकी क्या जो है वो हिस्ट्री है? जो पगड़ी है वो तो शान रहती है, हमारे सर का एक किस्म का ताज ही होता है। क्योंकि अगर हमारे वॉरियर्स, हमारे महाराजा अगर ये पहनते होंगे, जैसे हर कम्युनिटी में कोई कैप पहनता है या सरदारों में कोई पगड़ी बांधता है, ऐसे ही हमारे इसको हम पगड़ी नहीं, हम इसको साफ़ा बोलते हैं। तो ये एक सिंबल ऑफ डोगरा, सिंबल ऑफ राजपूत कुछ इस तरह से आ जाता है। और कुर्ता पजामा तो नॉर्मली जो है, लेकिन ये लेडीज़ का थोड़ा सा इसलिए रहता है क्योंकि यहाँ पे जम्मू का तिल्ला वर्क बहुत फेमस है, जम्मू का गोटा पत्ती जो है वो बहुत फेमस है, और लोग इसे हैंडमेड बनाते थे। और आज ये आपने बड़ी सही बात की, आज ये जो घड़ाई करने वाले इस किस्म के लोग हैं वो मिलते हैं कहीं पर? नहीं मिलते हैं, बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं। और हैंडमेड बनाने वाले तो बहुत ही कम हैं। पहले लड़कियां अपनी शादी का जोड़ा खुद बनाती थी। हाँ, जैसे मतलब मेरी मम्मा होंगे या कोई और लोग होंगे, दूर दराज गाँव में आज भी महिलाएं जो हैं वो खुद बना लेती हैं अपना। लेकिन हैंडमेड ने आजकल मशीन का काम स्टार्ट हो गया। पहले दुल्हनें अपना जोड़ा खुद बनाती थी, हाँ, खुद हाथ से बनाती थी अपना जोड़ा, कलीरे, ये सब हैंडमेड चीज़ें बनती थी। तो अब इसके बाद फिर हम लोग चले, क्योंकि बेसिकली हम ये जम्मू प्रोविंस ले रहे थे, मेरे पास टाइम नहीं था। मैं तो चाह रही थी कि मैं बहुत सारी और जगह लूँ, भद्रवाह लूँ, रजौरी के शादरा शरीफ लूँ, मतलब हर एक चीज़ लें। लेकिन ड्यू टू टाइम हम लोग जितना कर पाए, चलो एक प्रयास था, सबको पसंद आ रहा है। और उसके बाद इस कैलेंडर में मैंने अपने एनजीओ के बारे में थोड़ा सा जो है वो बताया है। और इसमें जो जिन लोगों की सपोर्ट से, प्यार से ये बन सका, उन सबको मैंने थैंक्स यहाँ पे किया है। उसके बाद हम चलेंगे अपना जैन मंथ में, क्योंकि ये मंदिरों का शहर है, तो इसमें मैंने अपना बावे वाली माता और महामाया माता इसलिए क्योंकि उनकी भी ब्लेसिंग्स हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है उस जगह का, जहाँ जाते लोग कम, हाँ, बहुत कम लोग जाते हैं, तो इसलिए। और वैष्णो देवी माता की तो ब्लेसिंग्स आई हैं यहाँ पे। और उसके बाद हम लोग, और देखिए इसकी स्पेशलिटी क्या है, इसमें हमने ये तो जैन लिखा है, लेकिन जनवरी का जो महीना होता है उसको वैसे क्या कहा जाता है वो हमें भी नहीं पता उसका, हाँ, तो उसे माघ कहा जाता है। तो ये माघ का महीना आ गया, बाकी का पता नहीं, लेकिन मैंने पहली बार किसी कैलेंडर में ये जो हमारे देशी महीनों का नाम जो है वो लिखा हुआ देखा है। तो इसमें डेट्स पे भी लिखा हुआ है कहाँ से माघ शुरू होता है। हाँ, और उसके बाद इसमें क्या है कि हमारे जो लखारी हैं, लखारी लिख देते हैं, कितने ही लोग उनकी किताबें पढ़ते हैं, कितने ही लोग जानते हैं, कि कुछ ही लोग, है ना। तो इसमें जैसे ये रणधीर सिंह रायपुरिया जी, ये उनका लिखा हुआ हमने 2 लाइनें इसमें रखी हैं जो माता रानी को ही डेडिकेट हैं। उसके बाद ये फैब में है, ये हमारा सुरईसर है, और देखिए इसमें सुरईसर कितना खूबसूरत दिख रहा है। और इसमें ये जो मॉडल हैं, इन्होंने ये डोगरा पैटर्न पहना है। डोगरा का हर सूट आपको अलग तरीके का दिखेगा, यानी थोड़ा सा लोकेलिटी चेंज होगी तो वहाँ पर ड्रेस डिफर हो जाएगा। क्योंकि अगर हम एक ही अटायर को एक जैसा दिखाएंगे तो लोग सोचेंगे, या जो जनरेशन है वो सोचेगी कि शायद सारा एक जैसा ही है, तो हमें मतलब बिल्कुल वो नहीं बनना है ना। तो इसलिए हमने इसमें अलग अलग फ्यूजन्स, अलग अलग डिज़ाइन, डाइवर्सिटी दिखाने की कोशिश। हाँ, डाइवर्सिटी, बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें जैसे देखिए, इसमें जो है ये जो ड्रेस है वो अलग अलग डिज़ाइनर की है, मेकअप भी जैसे अलग है, और इसमें टूरिस्ट प्लेस का नाम भी दिया गया है। इसमें हमारे जो हैं ये सुशील बेगाना जी हैं राइटर, ये उनके जो 2 शब्द हैं, ये
राइटर हैं बहुत फेमस, तो ये डोगरी में उन्हीं का लिखा हुआ है। ऐसे ही हमने हर एक राइटर का जो है फिर ये मार्च है और इसमें कुदरती तौर पे माने नहीं सब, तो इसमें मैं खुद भी हूँ। और आप देख रहे होंगे कि इसका पैटर्न थोड़ा सा अलग है। ये पूरा हैंडमेड है, ये पूरा एक एक पत्ती से बना हुआ है। और ये शी वर्ल्ड हमारे यहाँ पे एक बुटीक होता था जो कि अभी बहुत अच्छा स्टैब्लिश है ऑस्ट्रेलिया में, लंदन में। तो ये उन्होंने बनाया है, रुखसार बेग जी ने। और यहाँ पे भी हमने जो है हर एक हमारी कोशिश रही है। ये हमारे बड़े अच्छे राइटर डायरेक्टर हैं, ये राजेश्वर सिंह राजू जी बहुत अच्छा लिखते हैं। और ये उनके 2 शब्द हैं यहाँ पर। तो ये देखिए मानसर कितना खूबसूरत दिख रहा है। तो इसी तरह के हमारे ये सारे जो हैं अलग अलग डेस्टिनेशंस हैं। जैसे अप्रैल को बैसाख कहा जाता है तो हमने वो दिया है। यहाँ भी राइटर का पूरा नाम दिया गया है। ये मोहन सिंह, हमारे जो पद्मश्री मोहन सिंह सलाथिया जी हैं, ये उनके 2 शब्द हैं यहाँ पर। और ये अभी ये नहीं है कि हमने सिर्फ महिलाओं को ही उसमें बताया है, हमारे जो भाई लोग हैं उनके भी जो ड्रेसेस हैं वो बहुत मतलब बाकमाल हैं। वो भी इस तरह के आउटफिट्स पहन सकते हैं। तो हाथ में तलवार लिए, साफ़ा बांधे और इस तरह की शेरवानी डोगरा टायर में बहुत खूबसूरत दिख रहा है। और हमारा अखनूर जिया पोता घाट बहुत सुंदर दिख रहा है। तो ये सारे ऐसे टूरिस्ट प्लेस हैं जहाँ लोग बहुत कम जाते हैं। और हमारा ये था कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएँ। जैसे देखिए कितना खूबसूरत हमारा भीमगढ़ फोर्ट है। बहुत कम लोग होंगे जो रियासी जा पाते हैं, है ना, लेकिन अगर वो इस बार रियासी जाएँ तो भीमगढ़ फोर्ट ज़रूर जाएँ। और इसमें भी पैटर्न देखिए टोटली डिफरेंट है, अलग है। हर एक लिखारी की हमने यहाँ पे कोशिश की है कि उनके 2-2 जो उनके पोइट्रीज़ हैं, जो उनके कोई अपनी कहानी है, विज़न है, उसे दर्शाया जाए। तो अगर आप कहेंगे तो मैं सारे महीने जो है मैं वो बता दूँगी। बिल्कुल, आप एक एक करके जो है बताइए। अगर हम इसे छोड़ देंगे तो ये बहुत गलत बात होगी। ये हमने ये पत्नी टॉप है और ये सारी पिक्स हमने खुद ली हुई हैं। और ये टायर जो है ये गोजरी टायर है, क्योंकि गोजरी टायर भी हमारे जम्मू में एक हमारा प्रोविंस है। और ये भी हमारा अपना लिबास है और इसमें तो हम लोग अपनी कल्चर आइटम्स भी दिखाते हैं। तो ये भी बहुत खूबसूरत है जो कि इस तरह से बना है। ये हमारा मुबारक मंडी है और मुझे लगता है कि जिस तरह से यहाँ खूबसूरती के साथ पिक्चराइज हुआ है और इसको देख के लोगों का मन करेगा, क्योंकि अभी वहाँ काम चल रहा है। तो मुझे लगता है ये और खूबसूरत हेरिटेज जो है। कई सालों से लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि मुबारक मंडी कम्प्लेक्स से कंप्लीट जो है वो मुकम्मल हो जाए और लोग वहाँ पर जाए। फ़िलहाल आप देख सकते हैं मुबारक मंडी कम्प्लेक्स को इस तरह से जो है वो अब दोबारा से जो है वो रिनोवेट किया जा रहा है कि जब आप वहाँ पर जाएंगे तो एक बार फिर से आपको ऐसा महसूस होगा कि महाराजाओं के दौर में महाराजा आपका इंतज़ार अंदर कर रहे होंगे। मुबारक मंडी कम्प्लेक्स एक ऐसा हमारी धरोहर, एक ऐसा एक सिविलाइजेशन का स्पॉट है जहाँ पर आप 10 मिनट भी बैठेंगे तो आपको शायद पिछले 100 साल की हिस्ट्री खुद ब खुद याद पड़ेगी। और थोड़ा सा यहाँ पर दिखाने की कोशिश जो है वो की गई है। बहुत खूबसूरत मतलब घड़ी जो है वो आज भी लगी है, आज भी चलती है। तो ये जैसे टायर अलग है तो हमारे, और सबसे अच्छी बात है कि इसमें जिन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया वो कहीं ना कहीं अलग अलग सेक्टर से होने के बावजूद भी अपनी माँ बोली के लिए वो इसमें आए हैं। और यहाँ से ही वो अलग अलग जगह पे अभी सिलेक्ट हो रहे हैं। कोई मिसेस इंडिया के लिए जा रहा है, कोई फॉरेन कैलेंडर शूट के लिए जा रहा है। तो ये अपने आप में एक बहुत जो बड़ी है वो बात है। ये आपके रिपोर्टर मित्र भी हैं वरुण शर्मा जी, और इन्होंने भी बोला कि मेरा कंट्रीब्यूशन इसमें ज़रूर होना चाहिए। तो ये महाराजा हरि सिंह जी का जो अमर पैलेस है, ये अमर पैलेस है। बहुत सारे लोग इसे हरि पैलेस बोल देते हैं, हरि निवास, लेकिन जो है वो अलग है, इसे अमर पैलेस बोलते हैं। हरि निवास और अमर पैलेस में क्या फ़र्क है? हरि निवास जो है वो उनका जो हॉस्पिटैलिटी एरिया है वो है, जो पूरा उनका एरिया है उसे है। लेकिन अमर पैलेस जो है वो इसको जो महाराजा अमर सिंह जो थे, उनके ब्रदर जो थे, ये महल उनका था। एरिया हरि निवास है, उसके अंदर जो महल है वो अमर पैलेस है। जी हाँ। और आज भी अमर पैलेस जो है वो कई टूरिस्ट जो है वो यहाँ पर आते हैं। फ़िलहाल एक इम्पॉर्टेंट जो हमारा नया चीज़ बनी है, आप देखेंगे इस कैलेंडर में, आपके व्यूवर्स देखेंगे इस कैलेंडर में कि हमने क्या क्या चीज़ें इसमें दर्शाई गई हैं। आपने रेलवे ब्रिज के कितने पोर्ट्रेट्स देखे होंगे, ऐसा फ़ोटो नहीं देखा होगा कि ऊपर से ट्रेन जा रही है
और नीचे जो है वो ब्रिज दिखाया जा रहा है और यहाँ हमारे मॉडल साइड पे बैठ के अपना पूरा टायर और पूरी वो चीज़ें दिखा रहे ये हैं। मॉडल यहाँ पर उस वक्त बैठी हुई है या बाद में इनको? ये दूर बैठी हैं, पीछे ये दिख रहा है। हाँ, बाकी आपको थोड़ा सा तो उसको ग्राफ एक पिक्चर को देने के लिए तो करना पड़ता है, लेकिन है ये उसी जगह की है। हाँ, ऐसा नहीं है कि हमने दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है जो चिनाब रेलवे ब्रिज है, और ये एक अजूबा जो है वो दुनिया का बन चुका हुआ इस हाइट पर कि वहाँ से तेज़ हवा जो है वो, अगर ज़्यादा तेज़ हवा चली तो शायद ट्रेन वहाँ से ना गुजरे, यानी इतना ऊंचा ये ब्रिज है। और कश्मीर और जम्मू को कनेक्ट करने का एकमात्र ये ब्रिज जो है वो रेलवे का है, और काफ़ी मैं कहूँगा कि ये सिक्योर किया गया है इस ब्रिज को, और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, दुनिया में इसको माना जाता है। कैलेंडर में इसको दर्शाने की कोशिश की गई है, शायद ये सही है, क्योंकि ये एकमात्र जो सेतु का हम इसको दर्जा देंगे जो कश्मीर और जम्मू को जो है वो अब जोड़ेगा और एक अहम भूमिका निभाएगा। जम्मू से कश्मीर से बाहर जो लोग जाना चाहेंगे और बाहर से जो कश्मीर आना चाहेंगे, खासकर डिफेंस के वक्त भी ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है। अभी देखिए, मैं आपको वही बता रही हूँ, हमने देखिए चिनाब रेल सेतु ही लिखा है इस पर। हमने बहुत इस पर वर्क करके लैंग्वेज का पूरा हमने किया है कि इसको इस तरह से दर्शाया जाए। इसमें टूरिस्ट प्लेसेस जो है वो दिखाई गई है, कल्चर के मुकाबले में ज़्यादा क्या कहते हैं, रिलीजियस टूरिज़्म या कल्चरल टूरिज़्म इसको प्रमोट किया गया है कि एक तो लोग हमारे इन डेस्टिनेशंस पे जाएं, हमारी पहचान है ये जगहें, और दूसरा पहचान है हमारे लिबास, तो जो दोनों ही चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। और तीसरा था हमारी भाषा। पहला नंबर में भाषा को दूंगी, फिर जगहों को दूंगी, और फिर उसके बाद लिबास को दूंगी। ये टूरिज़्म, जम्मू कश्मीर टूरिज़्म भी इसमें आपके साथ इन्वॉल्व है इस कैलेंडर को लॉन्च करने में? देखिए, टूरिज़्म जो है उसने बिल्कुल मुझे सपोर्ट करा है। मैं स्पेशली अगर यहाँ सुनैना मेहता जी का नाम ना लूँ तो बहुत गलत होगा, क्योंकि ये वही जानते हैं कि उन्होंने और मैंने किस तरह से मेहनत की है। लेकिन मैं डिपार्टमेंट का थैंक्स करूँगी कि उन्होंने जिस तरह से इस विज़न को समझा, इसको सपोर्ट किया, और सविता चौहान जी, डायरेक्टर विकास जी, जिन्होंने, क्योंकि ये प्रोजेक्ट तब चला था जब विवेकानंद सर थे, और सुनैना मेहता जी की ट्रांसफ़र हो गई इस बीच, और उसी बीच ये सारा जो था ये बीच में ही था। लेकिन फिर भी टूरिज़्म ने कहीं ना कहीं आउट ऑफ द वे जाके मतलब पूरा सपोर्ट किया है, साथ में रहे हैं और इसे अप्रिशिएट किया है। ये अपने आप में एक बात है। ये पांडव गुफा है। अगर आप अखनूर जाएं तो सब लोग जिया पोता घाट से वापस आ जाते हैं, तो अगर पांडव गुफा जहाँ पांडवों ने ज्ञातवास जो है उस वक्त किया था, तो यहाँ पर उन्होंने अपने हाथों से थोड़ा सा व्यूअर्स को बता दीजिए, पांडव और कौरव इनमें क्या डिफरेंस है? पांडव और कौरव चाचा और ताया जो थे, उनके ब्रदर्स, मतलब ये थे बेसिकली कज़न्स थे। और सबको पता है कि महाभारत की कहानी क्या है। लेकिन जब पांडव जी को ज्ञातवास हुआ 1 साल का, तो इस जगह पे आके उन्होंने खुद यहाँ पे 1 साल मतलब वो रहे हैं, और उस टाइम पीरियड के दौरान उन्होंने यहाँ पे पूजा अर्चना की है, खुद अपने हाथों से मूर्तियाँ वहाँ पे बनाई हैं, क्योंकि उस वक्त तो वो खुद मूर्तियाँ बनाई जाती थी। तो उन्होंने खुद शिवलिंग बनाए हैं और यहाँ पे तपस्या और पूजा की है। ये देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग एक पार्ट और है, ये है स्काई व्यू गंडोला। तो बागे बहु नहीं, स्काई व्यू है पत्नी टॉप वाला। पत्नी टॉप, हाँ, तो यहाँ भी बहुत कम लोगों को पता है स्काई व्यू का। तो जब वो पत्नी टॉप जाएं तो वो यहाँ ज़रूर जाएं, और देखिए इसको पिक्चराइज किस तरह से हमने किया है। जो पत्नीटॉप जाते हैं उन्हें तो खैर पता होगा, लेकिन जब इससे पहले जो हमने पांडव की जो गुफाएं देखी है, ये काफ़ी एक एंशियंट टाइप की जो केव्स है जो अखनूर में पाई जाती है, और वहाँ पर जाने से जो है वो टूरिस्ट खासकर वहाँ पर जाते हैं, एक अलग ही सुकून जो है वो लोग महसूस करते हैं। खासकर वो लोग जो पुरानी जगहों को देखने की दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए जम्मू भर में पूरी जगहों पर जगह पर पुराने ज़माने के ऐसे मॉन्यूमेंट्स बने, बस देखने की जो वो दे रहे। लेकिन यहाँ पर कुछ जगहों को ज़रूर दर्शाया गया है। हम माता रानी के वहाँ से शुरू हुए थे और माता रानी के ही ऊपर आके ख़त्म हुए हैं। ये बाबे वाली माता पे भी जाके हम लोगों ने वहाँ पिक्चराइज़ किया था कि माता का भवन ऐसा है। बहुत सारे लोग हैं जो वैष्णो देवी निकलते हैं, लेकिन अगर हमारा तवी ब्रिज, हमारा जम्मू, माता वैष्णो देवी के तो ब्लेसिंग्स हैं, लेकिन सब जानते हैं पुराने लोग कि जब पाकिस्तान जब भी हमला करने आया है इस तवी ब्रिज पे पुराने पे, उन्हें हमेशा पानी ही पानी नीचे दिखा है। तो वो सिर्फ माता रानी। तो हमने भी सुना है कि वो पायलट्स ने बाद में कहा है कि यहाँ पर हमें कोई ज़मीन नहीं दिखी, सिर्फ पानी दिख रहा है। पानी दिखा, तो वो कभी इस ब्रिज को उड़ा नहीं पाए। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं हम जम्मू वालों के ऊपर। तो मुझे लगता है जब इस
इन ब्लेसिंग्स के साथ हम लोग चलते हैं तो ये अपने आप में एक अहम रोल हो जाता है। फिर इसमें क्योंकि ये कैलेंडर जो है हमारे मुख्यमंत्री साहब लॉन्च करने वाले थे, लेकिन लेकिन उन्होंने उनके ऑफिस से मुझे इनवाइट किया है कि आप अपना फंक्शन कर लें, तो आफ्टर ईद हम उन्हें ये देने वाले हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे नामी चेहरे हैं जिन्होंने अपने विज़न, अपने थॉट्स जो हैं इसमें लिखवाए हैं, अपने विचार इसमें हम लोगों ने उनके पेस्ट किए हैं। चलो ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कैलेंडर इन्होंने यहाँ पर दिखाया हुआ है। फ़िलहाल काफ़ी जो बेहतरीन प्रिंटिंग हुई है इस कैलेंडर की, और जम्मू का जो एक कल्चरल डेस्टिनेशंस है उनको जो है वो इसमें दर्शाने की कोशिश की गई है। रिलीजियस टूरिज़म इससे प्रमोट होता है, और साथ ही साथ जम्मू का जो कल्चर है ना सिर्फ फोटोग्राफिकली उसको जो है वो सामने लाया गया, बल्कि और भी कई चीज़ों को इसमें ब्लेंड करके आपके सामने लाने की कोशिश जो की। ऊर्जा जी, आपने बहुत कुछ इस कैलेंडर में डाल दिया और बता दिया कि क्या कुछ आप करती है। अब इतना कुछ करने के लिए जाहिर सी बात है, एक एनजीओ है, एनजीओ जो है वो कोई गवर्नमेंट तो नहीं होती है, तो क्या कुछ जो है वो आपको इसको अरेंज करने के लिए कहाँ से जो है वो आपको इस वक्त जो है वो हेल्प होती भी है या नहीं होती है, या सारा कुछ आप खुद करती हैं, और कितना जो है समर्थन आपको गवर्नमेंट से मिलता है? देखिए, जैसे गवर्नमेंट से समर्थन तो उस तरह से नहीं मिलता है, लेकिन जिस तरह से हम कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं तो उन प्रोजेक्ट्स में क्या होता है कि आपके साथ 4-10 लोग, तो मैंने पहले ही कहा, उन सपोर्टर्स का मैं बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी जिन्होंने इस विज़न को समझा और इसे पब्लिश करने में मेरे को पूरी हेल्प करी। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट के कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं जिन्हें पता है कि मैं क्या काम कर रही हूँ, तो वो अपने लेवल पे उसे सपोर्ट करते हैं। जैसे मैंने पहले ही बोला कि टूरिज़्म ने मुझे सपोर्ट किया है, उसमें चंद नाम मैंने आपको लिए। कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, आउट ऑफ द वे जाके भी सपोर्ट करना पड़ता है, तो मुझे उन्होंने सपोर्ट किया। हाँ, जैसे कल्चरल एकेडमी का भी मैं थैंक्स करना चाहूँगी, सेक्रेटरी मैम का। उन्होंने भी लास्ट मोमेंट में मतलब उन्होंने बोला कि एक आइटम जो है फोक की, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था तो उन्होंने वो हमें प्रोवाइड की। तो सुबह मेहता जी थे, ब्रिगेडियर विजय सागर दीवान जी थे, कुछ ऐसे लोग थे जैसे हरप्रीत कौर मैम थे, हरविंदर मैम थे। तो मुझे लगता है जब सोसाइटी के बहुत रिनॉन्ड लोग, पर्सनालिटीज़ आपके साथ जुड़ती हैं और बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर से लोग बाहर निकलते हैं और आपके साथ जुड़ते हैं, तो मुझे लगता है हर काम जो है, एक प्रयास जो है, वो बहुत कामयाब हो जाता है। आप सोसाइटी में काम करते हैं तो आपका एक फेस वैल्यू, और आप बड़ा अच्छे वे से आप काम करते हैं, पॉजिटिवली काम करते हैं, तो आपके साथ लोग जुड़ते हैं और काम होता है। हाँ, गवर्नमेंट मुझे कहाँ मैं बोल रही हूँ कि समर्थन नहीं होता, वो ये होता कि एनजीओ को पहले बहुत साल पहले ग्रांट्स मिल जाती थी, अभी वो ग्रांट्स नहीं मिलती। अभी हम कोई प्रोजेक्ट डालेंगे, फिर वो मिनिस्ट्री अप्रूव करेगी, फिर कहीं जाके हम लोग उसको मतलब बना सकते हैं, और उसमें भी बहुत दिक्कतें आती हैं। ये जो आपने बताया, आपको लगता है कि ये गवर्नमेंट ने बेहतर किया या गलत किया हुआ? क्योंकि एनजीओज की पहले कई एनजीओज ऐसी भी है जो फील्ड में कम एक्टिव देखी गई है, रजिस्टर तो बहुत हुई है। नहीं, देखिए, गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं इसको सही भी किया है। बहुत सारी एनजीओज जो हैं वो ब्लैक लिस्ट भी हुई हैं, क्योंकि कुछ एनजीओज, कुछ ट्रस्ट ने ये काम कर लिया था कि काम नहीं करना है लेकिन पैसे लेने हैं। लेकिन जो एनजीओज ग्राउंड लेवल पे काम कर रही है, मुझे लगता है गवर्नमेंट का सीसीटीवी कैमरा इतना तेज़ तो है आंखें कि उन्हें ये पता चल जाता है कि कौन ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। लेकिन जो कर रहे हैं वो अपना एनजीओ को, देखिए, इतना वर्क नहीं है कल्चर में। देखिए, सोशल जो करता है वो तो समझ लो अपनी सिर्फ सोल और सेटिस्फेक्शन के लिए करता है, लेकिन जो कल्चर में है उनकी, कोई कल्चर वाले हों या मीडिया वाले हों, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, कोई बैंकिंग का कोई उनका सिस्टम नहीं है, कोई उनकी पेंशन नहीं है। अगर उनको कहीं मेडिकली प्रॉब्लम आ जाए, वो अपना कुछ निकाल नहीं सकते हैं, कर नहीं सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अभी जैसे डुग्गर चैनल नहीं है, कितने सालों से हम जंग लड़ रहे हैं, तो कमर्शियली कहीं ना कहीं हमें बहुत कम काम हो गया। तो उस बीच में अगर हमें कोई एक्स्ट्रा फंड्स नहीं आएंगे या एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलेगा तो सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। ये तो 2-4, देखिए, दूरदर्शन में काम होता था, ख़त्म हो गया। इन्फॉर्मेशन वाले अपने प्रोग्राम्स कराते थे, बंद हो गए। आरओ वाले प्रोग्राम्स कराते हैं, कभी कभी नुक्कड़ नाटक कराते हैं, लेकिन जितने एक्टिव थे उतने अब है नहीं। बचा कौन? कल्चरल एकेडमी, टूरिज़्म। अगर इनके भी फंड्स टाइम से नहीं आएंगे, कितने प्रोग्राम्स हैं जो हमने किए हैं लेकिन अभी तक फंड्स नहीं आए गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो तो चाहते हैं कि काम हो ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन उनके भी हाथ बन जाते हैं, क्योंकि जब वो पे ही नहीं कर पाएंगे तो वो काम कैसे करेंगे। तो मुझे लगता है जैसे अभी मिनिस्ट्री रूल फिर से आया है, तो मुझे एक होप है कि हमारे शायद फेस्टिवल्स
पास ज़्यादा जगह हो, हमारे शायद कलाकार जो हैं ज़्यादा ऑक्युपाइड हों। यानी एनजीओज़ को लेकर रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और कहीं ना कहीं एनजीओज़ का महकमा भी ज़रूर होना चाहिए। जी बिल्कुल होना चाहिए। और मुझे लगता है जो एनजीओ जो ट्रस्ट बहुत अच्छा काम कर रही हैं, ग्राउंड लेवल पे काम कर रही हैं, अपने दम पे काम कर रही हैं। देखिए अगर मैंने एक कैलेंडर लॉन्च किया ना और इसमें अगर आर्टिस्टों ने परफॉर्म किया तो वो मेरे साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे। अगर मैं सिर्फ इस चीज़ पे ही रहती कि मतलब सब मतलब गवर्नमेंट ही करके दे मुझे ये, तो ये मार्च तक भी नहीं होता लॉन्च। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं जिन्हें आपके विज़न समझ में आते हैं, जिन्हें आपकी सोच समझ में आती है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प और सपोर्ट ज़रूर करते हैं। जी। तो फर्दर क्या कुछ आपके हमें प्रोजेक्ट्स, आपने कैलेंडर तो कल लॉन्च कर दिया हुआ है, और क्या कुछ जो है वो आप कल्चर को प्रमोट करने के लिए कोई अगले प्रोजेक्ट है आपके? देखिए मैं जैसे मैं आपको पहले भी मैंने बताया कि माँ बोली को लोग आज हर जगह बोल रहे हैं, गा रहे हैं। मैंने माँ बोली ये तब स्टार्ट करी थी जब शायद मुझे भी इतने अच्छे से नहीं आती थी, लेकिन मुझे इसकी इम्पोर्टेंस पता थी। मैं अगर मिसिस जे.एंड.के या मिस जे.एंड.के या कुछ भी करवाती थी, मेरा एक राउंड आप आज भी चेक करें ट्रेडिशनल हमारे जम्मू का होता था, जिसमें डोगरी, गोजरी और जो मुस्लिम्स कश्मीरीज जो गेटअप होते थे वो ज़रूर मैं दर्शाती थी कि हमारा रीजन ख़त्म ना हो। आज बहुत सारे लोग दिखाते हैं, लेकिन मैं 2012-13 से दिखाती आ रही हूँ। उसी तरह से हम अपने कल्चर को लेके चल रहे हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट्स का ही दायित्व नहीं है कि वही अब कल्चरल अकेडमी है तो वही फोक दिखाएं। हमारा भी फ़र्ज़ बनता है हमें जहाँ मौका मिले हम अपने कल्चर्स दिखाएं। उसी तरह से जैसे बैसाखी आ रही है, मेरे छोटे छोटे मैंने कुछ प्रोजेक्ट सोचे हुए हैं, तो वो अब देखते हैं कैसे क्लोज़ होते हैं। अभी कुछ आर्टिस्टों की मीट भी हम लोग करवाएंगे और उसमें भी हम देखेंगे कि हम कहाँ कहाँ अपना जो रिच कल्चर है उसे दिखाएं। कहीं ना कहीं अभी आइटम्स जो हैं हम गोजरी दिखाते हैं। पहले क्या होता था, हम गोजरी कश्मीरी। मैं आपसे इसी मामले से जुड़ा हुआ लेना चाहूँगा, ये फाइनल सवाल होगा आपसे। डोगरा रीजन जो है वो यहाँ पर जम्मू में तो डोमिनेंस है, पर जम्मू डिवीज़न की बात करें सिर्फ डोगरा कल्चर नहीं है, डोगरों के साथ साथ पहाड़ी कल्चर भी है, डोगरों के साथ साथ गोजरी कल्चर भी है, और बकरवालों का तो उससे थोड़ा सा डिफरेंट कल्चर बनता है जो टोटली ट्राइबल्स है। उसके अलावा और भी छोटे छोटे जगहों पर जो रीजनल कल्चर्स है वो देखने को मिलते हैं। डिस्ट्रिक्ट हम अगर नियर टू कश्मीर जाने की कोशिश करेंगे तो बानीहाल से लेकर के जो चिनाब वैली बेल्ट है वहाँ पर, हाँ, रामबन वगैरह है, वहाँ पर अलग अलग जो ट्राइब्स है वहाँ अलग अलग कल्चर जो मिलते हैं। उनके ओवरऑल प्रमोशन के लिए भी कुछ आप कर रही है क्या? उनको भी इंक्लूड करने का जो है वो कुछ प्रयास आपके द्वारा होने वाला है, या आपको लगता है कि कुछ न कुछ वहाँ से भी जो है वो अब शुरुआत होनी चाहिए? देखिए जो मेरे खुद के प्रोग्राम्स होते हैं उसमें मैं इन सब लोगों को लेती हूँ। कल भी मैंने रामनगर से जो आए थे वो रामनगर से थे, गिद्धड़ू पार्टी जो थी, और उसके बगैर मैंने थाली डांस रामबन का जो बहुत ख़त्म हो गया, वो एक ही 2 लोग हैं जो वो करते हैं, अदरवाइज़ वो कोई भी करता नहीं है। देखिए लोहड़ी जब होती है हम छज्जा रखते हैं, वो भी हम डूडू बसंतगढ़ से लोग आते हैं। हम तो कहते हैं कि सिर्फ लोहड़ी पे ही क्यों नहीं बुलाया जाता है, क्योंकि उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी छोटा छोटा बच्चा जो है वो उसको ये करना ही करना है, उन्होंने कहीं ना कहीं इसको ज़िंदा रखा है। लेकिन अगर हम लोग उनको काम नहीं देंगे, वो एक पीढ़ी भी आके जो बोलेगी कि अब मैं पढ़ रहा हूँ, अब ज़माना चेंज हो गया, मैं नहीं करूँगा, तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो सरकार को ये चाहिए कि ऐसे लोगों को सिर्फ लोहड़ी पे ही ना बुलाया जाए कि हाँ जी हरन और छज्जा लोहड़ी पे चाहिए होता है, क्योंकि लोहड़ी पे गाया जाता है। हम अपना कल्चर तो कभी भी दर्शा सकते हैं, किसी चीज़ में भी दर्शा सकते हैं। हमने जम्मू महोत्सव टूरिज़्म ने किया था, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जो बहुत हाइप पे गए, लोगों ने बहुत पसंद किया, लेकिन उसके बाद नहीं हुए। वो क्यों नहीं हुए, किस वजह से नहीं हुए, वो कैसे रिवाइव कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन को देखनी चाहिए कि जिन चीज़ों को लोगों ने बहुत पसंद किया, जिस चीज़ों से आपका डिपार्टमेंट हाईलाइट हो गया, अल्टीमेटली गवर्नमेंट को ही सामने आना पड़ेगा सारा कुछ जो है वो हैंडल करने के लिए। एनजीओज़ बेसिक जो क्या हो बेसिकली जो है वो एनजीओ जब शुरुआत करती है किसी काम को या किसी मुद्दे को ऊपर हाईलाइट करने के लिए, फर्दर जो है वो उसमें गवर्नमेंट के हेल्प के अलावा आपको क्या लगता है पब्लिक के समर्थन की भी कोई इम्पोर्टेंस इसमें होती है? देखिए पब्लिक के समर्थन की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। आप मूवीज़ देखने चले जाते हैं, आप कोई भी पार्टी होती है किसी भी जोन में, किसी भी फंक्शन की, आप टिकट खरीद के जाते हैं। आप कोई भी ऐसा डीजे होता है या कोई भी वेस्टर्न चीज़ें होती हैं, आप वहाँ जाते हैं, पैसा ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करके जाते हैं।
उनका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम लोगों की या डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सोसाइटी में जो लोग हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो थोड़ा सा अपने कल्चर की तरफ भी आएँ। आज हम थिएटर लगवा दें, जो ड्रामा फेस्टिवल होता है, आप देखिए कितनी ऑडियंस आ जाती है उस थिएटर को देखने, लेकिन दिल्ली बॉम्बे में कमर्शियल है, लोग हज़ार 1500 पैसा दे के अंदर ड्रामा देखने के लिए जाते हैं। ऐसे ही जब हमारा कल्चर होता है, अगर हम लोग वहाँ पे फिल्मी बॉलीवुड गाने रखे होते ना तो लोग खचाखच आएंगे, पैसे खर्च करके आएंगे, लेकिन आप अपने कल्चर के लिए फ्री में भी देखने नहीं आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक सेटबैक है। इसके लिए अवेयरनेस जो है वो अवेयरनेस होना बहुत हम ज़रूरी है। अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। अब कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है, थोड़े थोड़े लोग अब समझ रहे हैं, जिनके बच्चे धीरे धीरे खुद पार्टिसिपेट कर रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस अब इन चीज़ों को समझ रहा है कि एक्स्ट्रा कुरिकुलम होना चाहिए। तो मुझे लगता है मैंने प्रयास किया है, कल ये लोग भी प्रयास करेंगे जो आपके कैमरे के थ्रू देख रहे हैं, और ये ज़रूर इन चीज़ों को समझेंगे और इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देंगे, और अपना थोड़ा सा वक्त निकाल के आप इन चीज़ों के साथ जुड़ें। आपको ये सुकून देंगी, वो 5-10 मिनट आधा घंटा वो सिर्फ आपका होगा। आप जब भी ड्रामा फेस्टिवल होता है, फोक एक्टिविटीज़ होती हैं, कल्चर एक्टिविटीज़ होती हैं, या कोई भी नया प्रयास आप किसी को करते हुए देखें, आप ज़रूर सपोर्ट करने के लिए आए। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक अच्छी अपील की उन्होंने। बहरहाल यहाँ पर किसी भी पर्सनल इंटरेस्ट की बात नहीं हुई, ओवरऑल एक कल्चर को जो है वो ज़िंदा करने की बात हो रही है, कल्चर को एम्पलीफाई करके उसको बहुत दूर तक पहुँचाने की बात हो रही है। और ये सिर्फ एक आदमी का प्रयास नहीं, ये कम्युनिटी की जिम्मेदारी भी है, और कम्युनिटी लेवल पर ही जो है वो ये मामला हाईलाइट हो सकता है। तो आपका समर्थन बहुत ज़रूरी है, और पब्लिक जब तक साथ ना हो तब तक कुछ नहीं हो सकता है। फ़िलहाल के लिए आने वाले समय में जो कुछ भी प्रोजेक्ट्स होंगे हम ज़रूर वो आप तक पहुँचाएँगे। लेकिन कल परफॉर्मेंस NGO द्वारा एक कैलेंडर को लॉन्च किया गया, और वहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा भी जो है वो मौजूद थे। काफ़ी भव्य फंक्शन रहा वो जो आयोजित किया गया था वहाँ पर वो जम्मू के एक्वा प्लेक्स में, बहू फोर्ट में जो है, और उसका काफ़ी असर पड़ा। और ओवरऑल उसकी अपील सिर्फ ये थी कि डोगरा कल्चर को किस तरह से दोबारा से जो है वो अपने असली स्थिति और असली फॉर्म में जो है वो घर घर जो है वो एक एक व्यक्ति तक पहुंचाया जा सके। इसी सिलसिले से जुड़ी हुई एक छोटी सी बात आज हमने यहाँ पर मैडम ऊर्जा से की हुई है, जो परफॉर्मर्स NGO चलाती है, और इनके विचार आप तक हमने साझा करने की जो है वो कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर ये विचारधाराएँ जो है वो अच्छी लगी होंगी। इसके साथ साथ ही आपके कमेंट भी, आपके विचार क्या है ये भी हम जानना चाहेंगे। लिहाजा कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने विचार जो है वो डालिए, और हमें बताइए कि आपको इस बातचीत में क्या कुछ ऐसा लगा जो हम नहीं जानते थे, नहीं पूछ सके, और क्या कुछ ऐसा है जो आपको अच्छा लगा हुआ है। और साथ ही साथ चैनल को फॉलो सब्सक्राइब भी करें, न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।